हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे CGL 2021 के प्री के क्वेश्चंस की सीरीज़। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 12 अप्रैल 2022 को हुए पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में हाइट एंड डिस्टेंस से है। दिया हुआ है कि एक खंबा एक खंबा और एक मीनार एक समतल ज़मीन पर इस प्रकार है कि खंबे के शिखर, ये खंबा है, खंबे के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण हो गया, और मीनार के तल से का अवनमन कोण ये अपना ये हो गया। ये 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। ओके, और ये साइट है। ओके, ये दिया है कि ये 24 है। ओके, तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है। अब आप जानते होंगे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये अगर 30 है, ये अगर 60 है और ये 90 है, तो 30 के सामने होता है 1, 60 के सामने होता है √3 और 90 के सामने होता है 2। इसको आप याद कर लीजिए, ये काफ़ी यूज आएगा आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ओके, अब इसी को लगाएंगे अपन यहाँ पे। ये 30 है, 30 के सामने 24 है, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा? 24 √3। यू गॉट इट आई थिंक। एंड इफ दिस इज 24 √3, देन दिस विल ऑल्सो बी 24 √3। ओके, ये है 30 के सामने 24 √3, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा? 24 √3 मल्टीप्लाई विथ √3। ओके, इट मीन्स 72। ये 72 है और ये 24 है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 96। दिस इज योर आंसर। ओके, देन मूव सेकंड क्वेश्चन। सेकंड दिया हुआ है सेक थीटा 3 सेक स्क्वायर थीटा 1 मिनट 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसके तरीके काफ़ी हो सकते हैं। या तो आप वैल्यू पुट करके लीजिए, दिया हुआ है 0 to 90, रेंज भी दिया हुआ है। या तो आप वैल्यू पुट कर लीजिए। सबसे पहले हम 45 डिग्री की ही वैल्यू पुट कर लेते हैं, या फिर इसको अपन द्विघात समीकरण के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको मैं दोनों तरीक़ों से सॉल्व करके बताऊंगा। सबसे पहले जो आपके एग्जाम की अप्रोच रहने वाली है वो मैं आपको इधर सॉल्व करके बताऊंगा। इसमें दिया हुआ है 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा माइनस 7। ओके, सेक 45 की वैल्यू क्या होती है? सेक 45, सेक 45 आप जानते हैं मेरे ख्याल से √2 होती है। ओके, ये अगर √2 है तो मैं इधर रखूँगा 3 इंटू √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ये इक्वल है, इसलिए 45 पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम 45 इसमें पुट करेंगे वैल्यू। ओके, इससे आपको समझ में आ गया कि यहाँ थीटा की वैल्यू 45 है। अब अपन चलते हैं अपने तरीके से, जो कि प्रॉपर तरीका है इसका द्विघात समीकरण बनाकर, उसमें करेंगे तो अपन का क्या होगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा से बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, आप जानते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अपन इसी का यूज करेंगे, इसको खोलेंगे इधर और इसको बनाएंगे पूरे 10 की टर्म्स में। ओके, 10 की टर्म्स में बनाने के लिए क्या हो जाएगा? 3 + 3 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा इज इक्वल टू 7। 3 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 1 जा 4। ओके, देन ये क्या हो जाएगा? 3 10 स्क्वायर थीटा प्लस 4 10 थीटा माइनस 10 थीटा माइनस 4। ओके, -3 ये होगा। 4 3 12 होते हैं और 4 - 3 करते हैं तो 1 आता है। ओके, 3 10 थीटा माइनस 4। ओके, देन यहाँ अपन लेते हैं 10 थीटा, इधर अपन ले लेते हैं कॉमन। 10 थीटा अगर अपन कॉमन ले लेते हैं तो इधर क्या आ जाएगा? 3 10 थीटा प्लस 4 माइनस 1 इधर कॉमन लेते हैं तो 3 10 थीटा प्लस 4। ओके, 3 10 थीटा प्लस 4, देन थीटा इज इक्वल टू या तो 4/3 माइनस का, या फिर थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा इज इक्वल टू 1। 10 थीटा इज इक्वल टू 1 यूज़ करते हैं तो थीटा की वैल्यू आती है 45। ओके, तो मैंने आपको एक ट्रेडिशनल वे में भी आपको सॉल्व करके दिखाया। देन अब अपन करते हैं आगे, इसको पुट भी तो करना है पूरी वैल्यू को। ओके,
ओके, तो ये क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई, ये क्या होता है सेक साइन थीटा 1/√2 प्लस 3 1/√2। ओके, पॉन ये क्या हो गया कोसेक थीटा क्या होगा √2 प्लस सेक थीटा भी क्या हो गया √2 इज इक्वल टू 2√2। ओके, तो ये कितना होगा 5/√2 मल्टीप्लाई विथ 2√2 5/4 योर आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। DI है, हम बाद में करते हैं DI। ओके, ये क्वेश्चन है 70 का क्यूब प्लस 20 पावर क्यूब माइनस 90 के पावर क्यूब। ओके, इसको अगर अपन करें तो इसके फॉर्मूलेज में ये अपना एल्जेब्रिक फंक्शन है जो कि अपन पढ़ चुके हैं, x³ प्लस y³। मैं आपको राइट करके दिखा देता हूँ, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस x 3xyz इज इक्वल टू 0 इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अब यदि इसमें हम साइन भी चेंज कर सकते हैं, जैसा साइन होगा वैसा अपन कर सकते हैं, अपन इसको कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा ये इधर दिया हुआ है ये फंक्शन x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 वाली टर्म्स में, तो अपन इसको करेंगे x³ प्लस y³ माइनस z³ प्लस 3xyz अगर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 है। ओके, तो अब इधर क्या होगा x³ प्लस y³ माइनस z³ इज इक्वल टू माइनस 3xyz। माइनस 3xyz की वैल्यू क्या होगी -3 मल्टीप्लाई विथ 70 मल्टीप्लाई विथ 20 एंड मल्टीप्लाई विथ 90। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये। नेक्स्ट करते हैं, ये है सिंप्लीफिकेशन का सवाल आ गया। सिंप्लीफिकेशन में कुछ नहीं करना, 5 माइनस 35/5 मल्टीप्लाई विथ 15 प्लस 5/10। 5 से 3 टाइम्स कटेगा ये, 35 मल्टीप्लाई बाई 3 करते तो 105 होता है। 105 प्लस का 5 प्लस का 5 10 हो गया ये, -10 95/10। ये क्या होएगा -9.5 हो गया ना। मूव करते हैं अगले के लिए। ये भी आपका एल्जेब्रा का है। एल्जेब्रा में मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, जब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो, पर इधर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसमें अपन फॉर्मूला यूज करेंगे x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई विद x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, मैंने इधर x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। ओके, इस फंक्शन में इस सारी वैल्यू को रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। x³ प्लस y³ प्लस z³ का दिया हुआ है 1604 माइनस 3xyz इज इक्वल टू 11 121 प्लस 18 कितना हो गया 139 मल्टीप्लाई विद 11 और 1604 में से इसको घटाएंगे, इधर आ जाएगा 3xyz। ओके, इधर अपना आ रहा है 15, ये होगा 1529 मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैंने किया हुआ है। तो इधर आ जाएगा 3xyz इज इक्वल टू 75, 3 से काटेंगे 25, ये आ जाएगा 25, आंसर आपका 25 आ गया। आई थिंक आप समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 का सबसे छोटा गुणज दिखाना है, कौन सा है, जिसे 8 से 9 से 12 से और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। तो आप पहले तो लोगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे लिखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अपन लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम कहलाता है। ओके, तो 8 इसमें 9 एंड 5 8 9 72 पंजे 360, 7 का 360 में भाग नहीं जाता है, इसका 2 टाइम्स होगा 720 में भी 7 का नहीं जाता है, बट 1080 में 7 का जाता है। ओके, 7 का गुणज है और 5 शेषफल बचाता है, तो ये आ जाएगा 1085। ओके, इसमें नहीं जाता, 1085 में जाता है ना, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाएंगे अपन। ये आपको दिया हुआ है कि ए और बी, जो ए है वो बी से 8 साल छोटा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 है, तो वी की वर्तमान आयु क्या होगी। चाहे 4 वर्ष पूर्व देखें चाहे 4 वर्ष बाद देखें, कभी भी देखें, अगर डिफरेंस किसी की, मैं और मेरे भाई की आयु में अगर 2 वर्ष का अंतर है तो आज से
चाहे बचपन में जन्म हुआ तब देखें, चाहे मैं मर जाऊँ तब देखें, किसी भी समय देखें तो वो अंतर तो समान ही रहता है ना। तो हम इधर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस जगह से ही, ओके, इस जगह से। तो इसमें दिया हुआ है 1:2 कब है, 4 वर्ष पहले, तो 8 का अंतर तो रहा ही है, और इन दोनों के बीच में दिया हुआ है 1 का अंतर। तो 4 वर्ष पहले शायद मानो तो ए की वैल्यू, ए की उम्र 8 हो और वी की 16 हो, ये 4 वर्ष पहले है ना, तो इनमें 4 ऐड कर देंगे, ये वर्तमान की आयु आ जाएगी। इधर ए की 12 है और इसकी 20 है, इसने बी की पूछी आयु, आंसर आपका आ गया, ओके। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री से, जियोमेट्री से। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एक ट्रायंगल अपन डिजाइन करते हैं। एक ट्रायंगल में दिया हुआ है कि 1 मिनट, ये V है, ये A है और ये C है। एंगल इसका बाइसेक्टर मीट करता है त्रिभुज ABC की भुजा AC पर D पर, ओके। ये दिया हुआ है AB 12, ये 18 और ये 15। मेरे ख्याल से ये SSC का मोस्ट फेवरेट कॉन्सेप्ट है। मैं इसको 3 साल से लगातार देख रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ रहा है, 18 से आ रहा है, 2018 से, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है AD की ये निकालनी है। ये एंगल बाई सेक्टर होते हैं। एंगल बाई सेक्टर का जो डिवाइडेंस होता है इन दोनों भुजाओं का, ये इन्हीं रेशो में होता है। अगर ये रेशो कितना है 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 5 में, ये टोटल 5 हो गया। अगर 15 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइम्स की वैल्यू पूछ रहा है ना, 6 आ जाएगा आंसर, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 क्रमागत संख्या है, इनका औसत 20 है, तो सबसे छोटी संख्या, मैं तो एक तरीका ये लेता हूँ, अपन 4 संख्याओं का औसत, अगर सम है विषम है ये मेरे को मैटर नहीं करती है। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत पूछा है तो 20 है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं और 9वीं। अगर 20 औसत है तो ये कहीं ना कहीं 20वीं संख्या है, तो ये 19 होगी, ये 18 होगी, ये 17 होगी, ये 16 होगी। आप मेरी बात समझ पाए। औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। जैसे 4 संख्याओं का अगर मैं मानूँ, पहली क्रमागत 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, क्रमागत 5 संख्याओं का औसत हमेशा 3 होगा, क्योंकि 3 बीच में आता है, ओके। लाइक इसी तरह से अपन 9 क्रमागत संख्याओं में अगर ये 20 है तो इधर अपन घटते जाएंगे, एक एक बार 16 आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया हुआ है कि बिंदु ए से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, जो वृत्त से बिंदु T पर इस प्रकार मिलती है, जो PT, लाइक इस तरह में एक आपको ये हो गया सर्कल। अब इसमें दिया हुआ है कि बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। एक बिंदु P है ये, ओके। बिंदु P से एक स्पर्श रेखा मैं इस तरह से खींच दूँ, सॉरी, वन मोर टाइम, लास्ट, ओके। बिंदु P से स्पर्श रेखा इस प्रकार खींची जाती है, जो वृत्त पर बिंदु T पर मिलती है। ये T बिंदु है और इसकी लेंथ दी हुई है इसने 10.5, ओके। अब बिंदु छेदक ये है P से AB एक छेदक रेखा है, तो इस तरह से ये रेखा आती होगी, ये A है और ये B है, ओके। V पर वृत्त को प्रतिच्छेद करती है और TA दिया हुआ है 7, तब AB की वैल्यू निकालनी है। छेदक रेखा वाला कॉन्सेप्ट है, स्पर्श रेखा कर रही है। साफ साफ होता है कि इसमें क्या होता है, 10.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई विद PV, ओके। तो 10.5 और 7.7 ये क्या होता है, 2 टाइम्स कटेगा, 10.5 3 टाइम्स कटेगा, तो 3 मल्टीप्लाई विद 10.5, ओके। 10.5 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आएगा 15.75 टोटल PV की वैल्यू। 15.75 में से अपन 7 घटा देते हैं तो इधर कितना आएगा, 8.75। आई थिंक आप समझ रहे हैं अच्छी तरीके से। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एवरीथिंग, जिस चीज़ को मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। मैं एग्ज़ाम की अप्रोच भी आपके साथ चल रहा हूँ बताता हुआ, जो कि बहुत शॉर्ट अप्रोच के साथ चल रहा हूँ, ओके। अब इसमें दिया हुआ है 2 ओवेनिस्ट रेखा है, इसमें ही आपको समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिए आप, ओके। इसमें दिया हुआ है 2 वेनिस्ट स्पर्श रेखा AC और BD, 2 समान वृत्तों को क्रमशः ABCD पर इस प्रकार स्पर्श करती हैं कि प्रत्येक की त्रिज्या 7 है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि BD की लंबाई 24 है, मैं ये इसका सेंटर और इसका सेंटर ये मैं मान लेता हूँ और दोनों को मिला भी देता हूँ, ओके।
ये रेडियस इसकी है और ये रेडियस इसकी है। इसने दिया है BD की लेंथ 48 है, तो ये अगर डिवाइड कर रही है इनको तो 24 में डिवाइड कर दिया इसने। एंड रेडियस 7 दिया है, ये 90 पर है। ओके, तो ये 25 हो जाएगा और ये भी 25 हो जाएगा। इफ़ दिस इज़ 50 देन दिस इज़ ऑल्सो 50। आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल इजी है, काफ़ी इजी है। इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि कॉट B बराबर 12/5 12/5। देन सेक B क्या होगा, ये क्या होता है, ये आधार है, ये लंब है। ओके, देन कर्ण क्या होगा 13। सेक में क्या होता है 13 ऊपर आ जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। ओके, लाल बटे कक्का। साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 और 10 वर्षों में 72,000 रुपये हो जाती है। ओके, देन डिफरेंस कितना हुआ इन दोनों के बीच में, 60,000, 70,000, 12,800 रुपये। ये कितने हुआ, 4 वर्षों के लिए हुआ ना, तो 4 से अगर अपन काटे तो 3200 रुपये पर ईयर के लिए अपन को सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। और 6 सालों के लिए कितना हो जाएगा, 32 गुणा 6 करें तो कितना होता है, 6 दूनी 12 और 6 ती 18, 19,200 रुपये। अगर इसमें से अपन घटाएं तो कितना आ गया, 40,000 रुपये पर ईयर 3200 का इंटरेस्ट मिल रहा है। 3200 का इंटरेस्ट के हिसाब से 8% की रेट बनती है कि नहीं बनती है, समझ रहे हो ना। 8% की अगर रेट बन रही है इधर, तो 2% एक्स्ट्रा ये बोल रहा है कि ब्याज की दर को 2% अधिक होती, तो 8% से 2% एक्स्ट्रा में क्या हो जाएगा 10%। तो कितने वर्षों में वह राशि 76,000 रुपये हो जाती। तो पहले कितनी थी 40, अब कितनी हो रही है 76, कितना हो गया 40 और 76 का ये कितना हो गया 20 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 38। ओके, तो 18 बढ़ा है ना, तो 9 साल में हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है 625 रुपये। अंकित मूल्य पर 32% की छूट देने के बाद 25 रुपये का लाभ होता है। तो साफ साफ हम 625 का 68% अगर निकाल लें और जो वैल्यू आती है वो 25 ज़्यादा है। ओके, तो ये कितनी आती है, अगर इसको अपन 25 से काटे तो 25 से 25 बार कटता है और ये 4 बार कटता है, और 4 से 17 बार कटता है। 17 पड़े 85 होता है और 17 दूना 34, 34 और 8 होता है 42, 425 रुपये हुआ, जो कि 25 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है उसको। तो मतलब जो राशि है वो जो CP इसकी कॉस्ट प्राइस है वो 400 रुपये होगी। 25 रुपये का लाभ हो रहा है तो 25 रुपये 400 रुपये का कितना हुआ, 4 छकी 24, निकटतम पूछा है 24% के हिसाब से 6% बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला दिया हुआ है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 425 में बेचता है और 15% की हानि होती है। तो मैं मान लूँ 425 17 की वैल्यू है और कॉस्ट प्राइस इसकी 20 है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने पर बेचनी चाहिए, तो 5% कितना होगा 21/20 हुआ ना भाई, तो 20 से तो 20 कट गया, 17 दूना होता है 34 और 17 पाड़ा होता है 85, 25 गुणा 21 कर दीजिए, 25 दूनी 50, 525 रुपये आ गया। काफ़ी इजी कैलकुलेशन के साथ ये सवाल दिए हुए हैं, बट आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो आप बहुत जल्दी तरीके से अप्रोच कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि अभी सिलेबस चेंज हुआ है तो कुछ टफ टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्वेश्चन सही आएंगे, या तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ाएंगे क्योंकि कंपटीशन थोड़ा अच्छा रखने वाले हैं वो लोग, या आप मानिए क्योंकि अब की 20,000 वैकेंसीज हैं तो मेंस को इन्हें फिर भी एक ही दिन में कराने का ये प्रयास करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बच्चों को लेंगे, प्री की कट ऑफ क्वालिफाइंग पर प्री की कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये DI है, अपन करते हैं इनको। ABC एक काम को 8, 10 और 12 दिनों में करते हैं, एक साथ मिलकर 8, 10 और 12 दिनों में करते हैं इनको। जो एक साथ मिलकर काम पूरा करने में, एक साथ मिलकर काम को पूरा करने के बाद उन्हें 5550 रुपये प्राप्त होते हैं। तो B की राशि पूछी है, ये इनके दोनों का दिया हुआ है। इनकी अगर अपन एफिशिएंसी निकाल लें, जो इन्होंने पर डे काम किया है उस चीज़ को निकाल लें, तो अपन इनकी हिस्सेदारी भी उसमें बता सकते हैं ना। तो अगर 8, 10 और 12 से इन्होंने काम किया है तो टोटल इनका LCM आ गया 120। तो 8 से होता है 15 टाइम्स, इसकी इफिशियंसी ये है और इसकी इफिशियंसी ये है और इसकी इफिशियंसी ये है, ये अपन इससे डिवाइड कर देते हैं, आ जाता है आंसर। 5550 जो है ये कितना है टोटल, ये 37 की वैल्यू है। अपन को फाइंड करना है B का हिस्सेदारी, तो B की 12 है ना, 37 दिया होता है 111, तो 3 और 5 बार ये मल्टीप्लाई है ना 111 का, तो 15 150 बार कटेगा। आपको
टेबल्स याद होनी ज़रूरी है, तभी आप कैलकुलेशन को फास्ट कर पाओगे। मेरी कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो मेरे को टेबल से आते हैं, इसी वजह से मेरी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है। मैं इतना नहीं कहता मेरी बहुत फास्ट है, पर आपको भी करना है तो टेबल्स याद करनी पड़ेंगी। कुछ हैं तो ये 37 दिया 111 ऐसी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि कैलकुलेशन में आती हैं ये चीज़ें। तो 15, 12, 1800 रुपये। ओके, चलते हैं नेक्स्ट के साथ। इसमें दिया हुआ है कि पेट्रोल की मूल्य में 5% की वृद्धि हुई। वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपये लीटर था। एक आदमी प्रतिदिन प्रति महीने 3045 किलोमीटर चलता है। यदि उसकी कार प्रति लीटर 15 किलोमीटर का माइलेज देती है, इट मीन्स तो 3045 किलोमीटर तो चला, पर 15 किलोमीटर की माइलेज 1 लीटर पे मिल रही है, तो कितने लीटर इसने पेट्रोल लिया? 15 दूना 30, 203 लीटर पेट्रोल लिया। पेट्रोल में मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी की यात्रा में किए जाने वाले मासिक व्यय में कितना हुआ? अब ये तो टोटल पेट्रोल यूज कर रहा है वो, और 82 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल था पहले, अब 5% की वृद्धि हुई है, मतलब 4.1 ये इसकी वृद्धि हुई है। तो 203 रुपये का 4.1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 832.3 आता है, जो कि ये है। ओके, आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा मैं आशा करता हूँ आपसे ये चीज़। अगला है 2 ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:7 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर, तो इसकी चाल कितनी होगी? 50 किलोमीटर पर आवर। अपन जानते हैं ना स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हो गया ना। तो दोनों ट्रेनों की चाल का योग कितना होगा? अगर पहली ट्रेन 50 है तो ये कितना हुआ? 25 टाइम्स हो गया ना इसका। तो 25 सत्ता 175, 175 और 50 अगर अपन ऐड करेंगे तो 225 आएगा। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग। आते हैं इस क्वेश्चन पे कि 335, 608 एंड 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या होगा? ओके, कलेक्टिवली इसने पूछा है, तो हम इनको पार्ट करके, इनका डिवीज़न करके जो शेषफल आता है उनका मल्टीप्लाई करके फिर आंसर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि इसकी इजीली अप्रोच है। ओके, तो 30 का अगर 1335 से मल्टीप्लाई डिवीज़न करें तो शेषफल क्या होता है? देखो 335 अपॉन 13, तो 13 दूना 26, 4 3 7 75 बचा, 13 पंजे 65, 10 बचा इसमें शेषफल। ओके, 13 चौका 52, 8 8 88 बचा, तो 13 छंगा 78, 10 फिर बच गया 853, 13 छंगा 78 कितना हुआ? 7 और 3 65, फिर बचा आपका 8। इसको अगर अपन करें तो ये हो गया 800। 800 को जब 13 से अपन डिवीज़न करेंगे तो 13 छंगा 78, 2 0 13 7 इसका शेषफल रहेगा, जो कि आंसर में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी अप्रोच के साथ करेंगे कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। ओके, ये गोला है और ये शंकु है, इन दोनों के आयतनों का अंतर ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 1/3 पाई। 1/3 इंटू 7 इसमें से कॉमन आ रहा है ना, तो इसमें आ गया 7। रेडियस अगर रखते हैं तो 7 4 जा 28, 28 माइनस 10, ये कितना रह गया? 18। ओके, 18। 1/3 इधर लास्ट में क्या रहा था? 1/3 पाई 7 मल्टीप्लाई 7, 18, 7 से 7 गया, 3 से 18 6 टाइम्स गया, 22 सत्ता होता है 154, और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 924। कॉम यूनिट डिजिट से आप कर सकते हो, नहीं होगा क्योंकि 704 और 924 में 4 कॉमन है। ओके, आप थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो अप्रोक्सीमेशन से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट के साथ चलते हैं। यह है समकोण त्रिभुज के आधार पर एक सवाल। समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं, दो लंबवत भुजा यानी ए और ये बी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 17 और क्षेत्रफल है 84। तो ऐसा एक फैक्टर अपन मिले तो यह है 7 24 25। ओके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 17 है और इनका क्षेत्रफल 84 है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? 56। नेक्स्ट के लिए चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 2014 से 2018 तक ए और बी प्रकार की कारों के लिए कुल निर्यात का अनुपात निकालना है। आप इसमें डाटा को कलेक्ट करके निर्यात का तो निकाल लोगे,
मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन रहा हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, जो समझ में नहीं आया उसका एक अलग से मैं वीडियो बना के आपको दे दूँगा। ओके, नीचे आप मेरे को कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ परेशानी हो तो कमेंट में आप लिख सकते हो, मैं आपको पर्सनली कमेंट में आपको रिप्लाई करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, वेलकम फॉर सुनने के लिए। सेशन डिसमिस, बाय।